साहित्य सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उन जज्बातों की तस्वीर है जो हम अक्सर कह नहीं पाते। नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी 16 दूनी 33। दिव्या घर बसाना चाहती थी, एक आम घरेलू लड़की की तरह, ठीक उसी तरह जैसे उसकी भव्या दीदी का घर बसा था। लेकिन दिव्या के भाग्य में घर से दूर जाकर पढ़ाई करना लिखा था और उसके बाद नौकरी करना। इधर भव्या दीदी का ब्याह हुआ और उधर दिव्या का फैशन डिजाइन के कोर्स में सिलेक्शन हो गया। उसे मुंबई जाना पड़ा। एक नई तरह की पढ़ाई, नई तरह की जिंदगी। दिव्या ने कभी प्रेम प्यार का हिसाब किताब नहीं जाना था। वह तो सोचा करती थी कि माँ बाबा ने जैसे भव्या दीदी का ब्याह किया वैसे ही वो लोग दिव्या के लिए भी अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर ले आएंगे और वो हंसी खुशी अपनी ससुराल चली जाएगी। लेकिन उसकी नियति में विधाता ने कुछ अलग सा ही लिख रखा था। मुंबई में पढ़ाई के दौरान वो सुदीप से मिली और उसके प्यार आकर्षण में कुछ इस तरह बंधी कि सब कुछ भूल गई। डिग्री के बाद नौकरी, नौकरी के बाद घर, हाँ, हॉस्टल छोड़ देने के बाद मुंबई में रहने का एक ठिकाना तो ढूंढना ही था जो आसान नहीं था। अंततः अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दिव्या सुदीप के फ्लैट में साधिकार रहने चली आई। नौकरी चलती रही, दिन बीतते रहे। दिव्या समय समय पर घर जाती रही। बरस दर बरस बीत रहे थे और उन बीतते हुए बरसों के साथ दिव्या की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। माँ उससे उसके ब्याह की बात करते हुए कई बार रुआसी हो जाती। दिव्या हर बार अपने ब्याह का प्रस्ताव आगे के लिए टालती रहती। बाबा अक्सर बीमार रहने लगे थे। अपना और सुदीप का रिश्ता पता नहीं क्यों दिव्या माँ बाबा को कभी बता ही नहीं सकी, क्योंकि सुदीप ने उसे कभी शादी का आश्वासन ही नहीं दिया था। वह कहा करता था कि प्यार के रिश्तों को कोई नाम नहीं देना चाहिए। रिश्ते समाज या कानून की मोहरों से नहीं बना करते। रिश्ते तो मन से बनते हैं। लेकिन इस बार दिव्या तय कर चुकी थी कि घर से वापस लौटकर सुदीप से शादी के बारे में पक्का करके ही मानेगी। अचानक ही पहुंचकर सुदीप को चौंका देगी। यही सोचकर दिव्या ने सुदीप को अपने वापस लौटने की कोई सूचना भी नहीं दी थी। लिफ्ट से दिव्या ऊपर गई और कुछ देर फ्लैट के बाहर रुकी रही। सन्नाटा था। एक चाबी उसके पास रहा करती थी। दरवाजा खोलकर वह अंदर गई। बैठक कुछ अधिक ही अस्त व्यस्त लगी, कुछ अधिक बिखरी। वो जमीन पर गिरे अखबार और कुशन उठाने के लिए झुकी ही थी कि बेडरूम से किसी लड़की की आवाज आई। दिव्या की छठी इंद्रिय एकदम से जागृत हो गई। उसने घबराकर सुदीप के कमरे का पर्दा उठाकर अंदर झांका। सुदीप के साथ कोई लड़की थी। दिव्या को देखकर सुदीप का चेहरा फक पड़ गया, लेकिन तब भी उसने बड़ी दृढ़ता के साथ स्वयं को संतुलित किया। अजनबी नेत्रों से दिव्या को देखा। उसकी दृष्टि में एक उकताया हुआ भाव था। तुम तो कल। और दिव्या तेजी से मुड़कर फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी आंखें आंसुओं से अंधी हो गई थीं। सुदीप के साथ कितने सपने देखे थे उसने, मन से, आंखों से। मन और आंखों का सपना जब टूटता है तो सांसें टूटने लगती हैं। दिव्या की सांसें भी जैसे टूट रही थी। किसी तरह उसने स्वयं को संभाल लिया। ये सच था कि पिछले कई हफ्तों से उसे सुदीप के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा था। वह दिव्या से उकता रहा था और दिव्या ये बात समझकर भी समझना नहीं चाहती थी। आज सभी कुछ साफ साफ दिख गया था। दफ्तर में छुट्टी बढ़ाने की अर्जी देकर दिव्या एक बार फिर घर लौट गई। बाबा को बीमारी की हालत में छोड़कर वह सुदीप से मिलने भागी आई थी। सोचकर उसके मन में एक मर्मांतक पीड़ा भर गई। दिव्या को लौटा देखकर मां चौंक गई, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। झूठ बोलना कभी कभी कितना अनिवार्य हो जाता है और उसका परिणाम कितना शुभ निकलता है। मां को विश्वास हो चला था कि इस बार दिव्या लंबी छुट्टी लेकर वापस लौटी है।
अब शायद वह ब्याह के लिए खुद को तैयार कर लेगी। सुदीप का दिया हुआ शूल इतना दुखदाई था कि उसके दर्द से दिव्या बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन तब भी दिन कट रहे थे, बीत रहे थे। इस बीच भव्या दीदी का 7 बरस का बेटा केतन नानी के पास रहने आया था। इन दिनों भव्या दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। केतन को मायके छोड़ने आई भव्या ने भी दिव्या से उसके ब्याह के लिए पूछा था। माँ बाबा के लिए तो कुंवारी बेटी की बीतती हुई उम्र दुखदाई थी ही। बाबा ने कहा था, मरने से पहले दिव्या का ब्याह देख लूंगा तो निश्चिंत हो सकूंगा। दिव्या ने देखा उनकी मोतियाबिंद से धुंधलाई आंखों से आंसू निकल रहे थे। भीतर से कहीं दिव्या स्वयं को उनका दोषी समझने लगी थी। अंततः सुदीप को भूलकर दिव्या ने अपने ब्याह के लिए हामी भर दी। भव्या केतन को मायके छोड़कर अपने पति ऋतुकांत के साथ अपनी जांच कराने दिल्ली चली गई थी। केतन के साथ दिव्या का खूब मन लगता था। अक्सर वे दोनों भव्या के ब्याह का एल्बम देखने बैठ जाते। केतन दिव्या के साथ अबोध भाव से बातें करता रहता। तुम्हारी शादी कब होगी मौसी? मैं बढ़िया सा कुर्ता पैजामा पहनूंगा, डांस करूंगा। उसकी बातें दिव्या को कातर कर देती। सुदीप उसकी यादों से दूर, बहुत दूर होता जा रहा था। अपनी जाती हुई उम्र का दंश दिव्या को भीतर तक खाली कर जाता। उस दिन दिव्या को बालों में कलर लगाते देखकर माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था तो दिव्या हंस पड़ी। आजकल बालों को कलर करना तो फैशन है माँ। दिव्या की सांत्वना के बाद भी माँ हद दृष्टि से उसे देखती रही थी। पता नहीं कैसा संयोग था कि दिव्या के ब्याह की बात कहीं बन ही नहीं पा रही थी। इसी बीच भव्या और ऋतुकांत वापस लौट आए थे। भव्या बहुत पीली और कमजोर लगी। ऋतुकांत ने ही बताया कि भव्या को लीवर कैंसर डायग्नोस हुआ है। बताते हुए उनका स्वर कांप गया था। इसके बाद घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सभी के होंठ जैसे सिल गए थे। भव्या और ऋतुकांत केतन को लेकर अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने केतन को जाने नहीं दिया। सभी को उम्मीद थी कि भव्या ठीक हो जाएगी, लेकिन एक दिन सब कुछ समाप्त हो गया। भव्या आखिर इस दुनिया से चली गई और इसके ठीक 6 माह पश्चात ही दिव्या का विवाह अपने विधुर जीजा ऋतुकांत के साथ हो गया। पहले की तरह रोशनियां, सजावट, शहनाइयां, बैंड बाजा, बारात और लाल जोड़े में सजी दिव्या ब्याह कर ऋतुकांत के घर आ गई। माँ बाबा पूरी तरह कृतज्ञता से भीग गए थे। दिव्या को अपने नवजीवन में ऋतुकांत चिर प्रतीक्षित प्रथम पुरुष के समान ही लगे थे। अपना अतीत भूलकर वह पूरी तरह ऋतुकांत की ही हो जाना चाह रही थी। भव्या दीदी के एल्बम की सारी तस्वीरें उसकी आंखों में चलचित्र की तरह समाई थी। जब दिव्या ऋतुकांत के साथ हनीमून पर गई तो उसके तन मन में बसी बरसों की सपनीली सोई कामनाएं हरहराकर जैसे जाग गई। लाल, हरे, पीले चटक रंगों की साड़ियां, सूट पहनते हुए अपने यौवन और सौंदर्य पर स्वयं ही इतरा उठी थी वो। लेकिन ऋतुकांत का अपने प्रति उदासीन भाव उसे दुखी कर जाता। वो ऋतुकांत के साथ पहाड़ों की बारिश में भीगना चाहती, गर्म भुट्टे खाना चाहती, ठंडी आइसक्रीम खाना चाहती, मॉल रोड पर घूमना चाहती। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ तो बड़ी मुश्किल से। ऋतुकांत की सारी उदासीनता के बावजूद भी वो उनके साथ ठिठोली करती रही, उन्हें खींचकर घुमाने ले जाती रही। सारी कोशिशों के बाद भी ऋतुकांत अनमने और विरक्त ही रहे। फिर जब उसके बालों में फूल लगा देने के आग्रह को ठुकराकर ऋतुकांत अपने मोबाइल में कुछ कुछ देखने लगे तो दिव्या सच में उदास हो उठी थी। ऋतुकांत कई बार बात बेबात, समय कुसमय दिव्या को उसकी उम्र का ताना भी दे दिया करते थे और दिव्या चाह कर भी बुरा नहीं मान पाती थी। फिर रात के मोहक एकांत में ऋतुकांत जब अपनी पुरुष साथ को लिए दिव्या के पास आए तो दिव्या एक बार फिर खिलखिला उठी। उसे बाहों में भरकर ऋतुकांत कह उठे, बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिली हैं, परसों लौटना भी तो है। परसों ही क्यों? दिव्या चिहुक उठी। मैंने सोचा मेरे लिए इन सब में इतना नया क्या है, वो तो तुम्हारे लिए 3-4 दिनों की छुट्टियां ले ली थी मैंने।
दिव्या के मन में खंजर जैसा कुछ चुभ गया। एक दुख उसके मन को आर पार चीर गया। लेकिन तब भी 33 बरस की उम्र में 16 बरस का मन लिए वो ऋतुकांत के पुरुष स्पर्श की अनुभव संपन्नता को झेलते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए अंततः बेड पर सो ही गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आभा श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी 16 दूनी 33। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। साहित्य के इसी कोने में फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ।